Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is वर्षारानी here. इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में हम। क्या होती है ये इकोलॉजी, किसने टर्म कॉइन की और क्या इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी का देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना, मतलब क्या है इसका। तो वर्ड का अपना मतलब दो वर्ड से इको और लॉजी। इको ओइकोस से निकला है, ग्रीक भाषा में ओइकोस का मतलब होता है हाउस। तो मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और उनके इन्वायरमेंट के साथ, यानी हाउस क्या उनका इन्वायरमेंट, तो अपने इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है और उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये इस स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। और भी डेफिनेशंस हैं इसकी, हम नाम लेके बताते हैं कि किस किस ने क्या डेफिनेशन दी है। सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी को डिफाइन किया है एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो कंसर्न करती है इकोनॉमी ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू इस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है और ऑर्गेनिक जो लिविंग एनवायरनमेंट है, जो लिविंग थिंग्स से बना है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये अर्नस्ट हेकल ने दी थी। अर्नस्ट हेकल ही वो इंसान है जिन्होंने टर्म इकोलॉजी को कॉइन किया था और इसको डिफाइन भी किया है सबसे पहले। तो हेकल जो है इन्होंने टर्म को कॉइन किया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टर्म, कौन सी टर्म, इकोलॉजी को। इकोलॉजी जो टर्म थी अर्नस्ट हेकल ने कॉइन की थी फर्स्ट। सबसे पहले यूज़ किसने की थी, या रिटर ने फर्स्ट यूज्ड, सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था रिटर ने। अच्छा जी, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं हम्बोल्ट को। ये जो कुछ चीज़ें हैं एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ये फादर ऑफ इकोलॉजी होते हैं A.V. हम्बोल्ट। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ये है ओडम। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, एक मिनट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं डायरेक्टली यहीं से एग्जाम में आ जाती हैं। तो इसके आगे अब देखते हैं कि ओडम ने क्या बोला इकोलॉजी के बारे में। ओडम ने डेफिनेशन दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इकोलॉजी है ये। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ओडम ने कहा इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इम्पॉर्टेंट है। मार्गलेफ ने इकोलॉजी के लिए बोला स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। क्रेब्स, जो चार्ल्स क्रेब्स है ना, बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इनकी जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये इकोलॉजी के लिए। और ये कहते हैं इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस मतलब आपस में जो रिलेशन है जानवरों के, टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ है वो और कितने ज़्यादा हैं, क्या ग्रोथ रेट वगैरह, ये क्रेब्स ने बताई है। इट इज़ द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक, तो ये बताते हैं क्रेब्स। तो 2-3 डेफिनेशंस एटलीस्ट आप यहाँ से पढ़ लेना। बेसिकली इकोलॉजी एक बायोलॉजिकल साइंस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है उनके इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये रही डेफिनेशंस। तो वैसे तो इकोलॉजी कई सारे टाइप्स की होती है। अगर टाइप्स की बात की जाए, जैसे कि प्लांट इकोलॉजी हो गई जिसमें प्लांट्स के इंटरेक्शंस देखे जाते हैं। एनिमल इकोलॉजी होती है जिसमें एनिमल्स के इंटरेक्शंस देखे जाते हैं खाली। और भी कई सारे टाइप्स होते हैं इस तरह से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज स्टडीइंग, कि कितने हम स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हैं एक टाइम पे एक हैबिटेट के अंदर, उसके हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक होती है आर्ट इकोलॉजी, दूसरी होती है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में हम एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं, या यूँ कहें कि कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। और आर्ट इकोलॉजी के अंदर हम सिर्फ एक स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं, एक हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, जिस जगह में कोई चीज़ रहती है ना उसको उस जगह का हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते तो हमारा घर हमारा हैबिटेट हुआ। कुछ जंगल में रहते हैं जो जानवर, तो जंगल उनका हैबिटेट हुआ। निश भी इसी को बोलते हैं कि अच्छा जी, तो
इकोलॉजी के कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो सबसे छोटा लेवल इंडिविजुअल होता है और सबसे बड़ा लेवल बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर में सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। और इंडिविजुअल यानी एक, जैसे मैं एक इंसान हूँ तो एक इंडिविजुअल हूँ मैं। अगर मेरे जैसे टोटल सारे इंसानों की बात की जाए तो हम उनको पॉपुलेशन बोलेंगे ना। और वैसे ही हर एक स्पीशीज़ की अपनी पॉपुलेशन होती है। जैसे बर्ड्स की अपनी पॉपुलेशन होगी, टाइगर्स की अपनी पॉपुलेशन होगी। टाइगर की स्पीशीज़ के सारे मेंबर्स को ले लो तो टाइगर की पॉपुलेशन हो जाएगी वो, है। तो इंडिविजुअल तो हर एक स्पीशीज़ में अलग अलग जो मेंबर होगा वो इंडिविजुअल होगा। जैसे आप भी अपनी अपनी जगह पे आप इंडिविजुअल हो, लेकिन जब ऑन दी होल पूरी सारे लोगों को देखो एक जगह के, तो वो उस जगह की पॉपुलेशन होती है। जैसे एक गांव में अगर 30,000 लोग हैं तो हम बोलेंगे 30,000 पॉपुलेशन है इस गांव की। फिर कम्युनिटी क्या होती है, जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एक सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हो। जैसे एक गांव में जानवरों की पॉपुलेशन भी देखी जाती है, लोगों के पास कैटल होती है तो उनकी पॉपुलेशन और इंसानों की पॉपुलेशन इकट्ठे हैं, तो हम इसे कम्युनिटी बोल सकते हैं ना। तो सेम हैबिटेट में अलग अलग पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे फूड के लिए इंटरेक्ट करते हैं, फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होता है, एक प्लांट को खाता है, एक हिरन को खाता, टाइगर। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, अपने जैसी और पॉपुलेशन के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम आगे। फिर आता है बायोम। बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम है, कह दो कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं कि फाउना किसी एरिया की एक बायोम फॉर्म कर रही है, मतलब ये किसी एरिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये कौन सा बायोम है। जैसे तंद्रा बोलते हो ना आप, ये क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, स्नो से कवर्ड एरिया होता है। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम या डेजर्ट बायोम बोलूँ तो डेजर्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, बारिश की स्कार्सिटी, पानी की स्कार्सिटी, है ना। तो वैसे ही ये जो बायोम होता है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, बोलो कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। लेकिन बायोम और इकोसिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कई बार पूछा जा सकता है। फिर बायोस्फीयर तो हो गया कि जिसमें टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो हैबिटेट जो जिसमें टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, तो उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। तो हम कम्युनिटी से शुरू करते हैं। पॉपुलेशन आपको पता ही है कि पॉपुलेशन जब एक स्पीशीज़ के ज़्यादा मेंबर होंगे तो उनको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम कम्युनिटी वाले में पढ़ लेंगे कि कम्युनिटी के हिसाब से। तो कम्युनिटी भी दो टाइप की होती है, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो अपनी फूड के लिए इंडिपेंडेंट होगी, किसी और पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी। जैसे प्लांट वाला जो कम्युनिटी होती है, प्लांट्स की कम्युनिटी, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, तो ये सनलाइट पे डिपेंड करेंगे, दूसरे जानवरों पे कम डिपेंड है, इनकी डिपेंडेंस कम है। तो माइनर कम्युनिटी का देखो तो ये मेजर कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं, या यूँ कहो कि छोटी छोटी माइनर कम्युनिटीज़ मिलकर मेजर कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनते हैं। जैसे एक वुड लॉग के अंदर बीच में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं छोटे छोटे, तो वो उनकी एक कम्युनिटी है वहाँ पे, वुड लॉग के अंदर का वो इकोसिस्टम वो बनाया हुआ उन्होंने। यहाँ जैसे एक मैट होते, लाइकन होगी काऊ डंग के ऊपर, तो ये एक छोटी छोटी कम्युनिटीज़ कुछ इस तरह एग्जिस्ट करती हैं। तो मेजर कम्युनिटी लेकिन ज़्यादा होती है, ज़्यादातर वेजिटेशन के हिसाब से देखी जाती है। तो हम चलते हैं कम्युनिटी के अंदर किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये देखते हैं। तो डेफिनेशन तो आपने देख ही ली थी पहले। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बायोटिक इंटरेक्शंस शो करते हैं। जैसे कि प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन हो गया। ये जो नीचे यहाँ पूरा लिखा है ना, इसको आपने इसको नहीं छापना है। तो चलते हैं इनके जो रिलेशंस हैं आप कम्युनिटी में। कम्युनिटी क्या है, जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हिरन की एक स्पीशीज़ है और एक टाइगर की, है ना।
तो वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फूड के लिए इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जब एक दूसरे की इंटर स्पीशीज़ बोलेंगे इसको। लेकिन स्पीशीज़ के अंदर के इंटरेक्शन भी होते हैं जानवरों के, जैसे कि एक ग्रुप बना हुआ है और उनको डिफेंस करना है अपना। कोई अगर उनका शिकार करने आ रहा है तो वो एक दूसरे को बोलेंगे, है ना। तो उस तरह से मिलके भी कम्युनिटीज़ ग्रो करते हैं, मिलके पॉपुलेशन एक दूसरे की हेल्प करती है। तो कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जो तो वो फाइट करते हैं। तो ऐसा सिर्फ जानवरों में ही नहीं, प्लांट्स में भी देखा गया है। लाइट के लिए बहुत सारे प्लांट्स एक दूसरे से फाइट कह दो या कॉम्पीट कर रहे होते हैं बेसिकली। कुछ प्लांट छोटे छोटे रह जाते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जिस प्लांट के पत्तों को ज़्यादा सनलाइट मिलती है, ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, वो जितना ज़्यादा ग्रो करता है। तो इस तरह से टॉपिकल जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कैनोपी बनी होती है एक, इस तरह से कुछ प्लांट्स की इतनी इतनी लेंथ होगी, कुछ उसके ऊपर इतनी इतनी, उसके भी ऊपर बड़े बड़े। तो इस तरह से प्लांट्स में भी कंपटीशन देखा गया है और एनिमल्स में भी कंपटीशन देखा गया है। कई बार क्या होता है, लिमिटेड उनके पास खाने के लिए रिसोर्सेज होते हैं तो उनके लिए वो compete करते हैं। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन के बढ़ने से, पॉपुलेशन है ना ये, पॉपुलेशन के बढ़ने से जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, रेट ऑफ ग्रोथ, किस दर से वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा कि नेगेटिव असर पड़ेगा? मतलब ओवरऑल फिटनेस पे उस ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म फिटनेस क्या होती है कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है ना। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे। तो क्या होगा कि वो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो उसकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। जो ग्रोथ रेट है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। ये है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इस कंपटीशन की वजह से ग्रोथ रेट कम हो जाता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब चीज़ें पूरी नहीं। एक दूसरी एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं एली इफेक्ट। एली इफेक्ट पता क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की पॉपुलेशन कम है, देखो कंपटीशन वाले हिसाब से क्या है कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन अगर कम है तो जो रिसोर्सेज हैं वो बराबर ठीक से उनको मिल जाएंगे और वो अच्छे से उनका ग्रो करेंगे। उस टाइम में उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, उनका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये बताती है कंपटीशन वाली थ्योरी, है ना। लेकिन एली इफेक्ट कहता है कि अगर पॉपुलेशन कम है तो वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने वाली हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, उसका ग्रोथ रेट कोई नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ रेट जो होगा वो नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा अगर पॉपुलेशन कम हुई तो। अगर पॉपुलेशन कम हुई तो देखो इसके ना उन्होंने कुछ कारण बताए और वो बिल्कुल सही भी हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ पॉपुलेशंस, कुछ स्पीशीज़ में देखा गया है कि वो मिलके शिकार करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन कम है, उसको साथी मिला ही नहीं शिकार करने के लिए, तो वो तो भूखे मर जाएंगे। दूसरा कुछ लोग, एक तो अटैक करने के लिए उनको ग्रुप दूसरे जानवरों की ज़रूरत है, लेकिन अगर कम डेंसिटी है, पहले से ही कम पॉपुलेशन है, तो वो शिकार नहीं कर पाएंगे मिलके। दूसरा डिफेंस भी कुछ जानवर ग्रुप में करते हैं। कोई उनका शिकारी आ रहा है और दूर से एक को पता चलेगा, दूसरे को सिग्नल देगा, तीसरे को सिग्नल देगा और वो खुद को बचा लेंगे, कुछ ऐसा सर्कल बना देंगे या भाग जाएंगे पहले। तो वो ग्रुप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं बहुत सारे स्पीशीज़ है ना। तो अगर वो ग्रुप नहीं होगा तो वो आराम से मारे जाएंगे, तो उसकी वजह से भी वो पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती है। दूसरा और तीसरा, अगर वो उनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी डेंसिटी कम है, तो उनको जो मेट है वो ढूंढने में भी वो प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है मेट के साथ मिलने की। तो अगर वो मेट के साथ मिल नहीं पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे की जो वैसे ही पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएंगे, तो जितने कम ऑफस्प्रिंग हो पाएंगे उनके उतनी कम पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इस हिसाब से एक्सटिंक्ट तक हो सकती है। अगर हम बोलें कि कम पॉपुलेशन है तो उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। कंपटीशन ये कहता है कि अगर पॉपुलेशन कम है किसी चीज़ की और रिसोर्सेज ठीक ठाक है तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। लेकिन एली इफेक्ट ऐसा नहीं कहता। एली इफेक्ट कहता है कि अगर पॉपुलेशन कम है तो उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है, नज़र रखो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट उड़ा दिया आपको कि ऐसा भी होता है, आप इस तरह भी सोच सकते हो उसको। फिर प्रीडेशन, अगर
प्रीडेशन होती है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, खाने के लिए डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो जो शिकार करता है, जैसे शेर है ना, या टाइगर कह दो, या टाइगर है ना, वो डियर को खाता है। तो यहाँ टाइगर क्या है, टाइगर यहाँ पे प्रीडेटर है। प्रीडेटर वो होता है जो शिकार करता है, दूसरे पे फीड करता है। और डियर क्या है, यहाँ पे प्रे हुई इसकी, क्योंकि इसको उसने खा लिया। ये इसकी डियर क्या है, फूड हो गई इसकी, टाइगर की। तो ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। अच्छा जी, वैसे ही कुछ और बिहेवियर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, कुछ और किस्म के, जैसे कि कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज होता है डिस्गाइज, मतलब कुछ और दिखना हो, कुछ और दिख कुछ और रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना गिलगिट की तरह रंग बदलना, तो ये वैसे ही कुछ जानवर, कुछ ऑर्गेनिज्म रंग बदलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि अपने आसपास के जो भी उनका सराउंडिंग है वैसा दिखना शुरू कर देते हैं, वैसा कलर दिखना, ताकि दूर से उनका जो प्रीडेटर है वो उनको पहचान ना पाए और वो बच सके। तो ये भी एक इंटरेक्शन ही है उनकी, और ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैमोफ्लाज किस टाइप की एडेप्टेशन है, तो ये है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। ये स्पीशीज खुद को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, अपना रंग बदल देते हैं, जैसा सराउंडिंग में होगा वो वैसा रंग बना देते हैं अपना, और उनके प्रेडेटर को दिखता नहीं, धोखा दे देते हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब तो साथ में रहना। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ स्पीशीज ऐसा नहीं कि सेम स्पीशीज के लोग तो साथ में रहेंगे ही, उनका कोई मसला ही नहीं है। अलग अलग स्पीशीज, ठीक है, वो साथ में रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म होता है, जैसे दोनों ही स्पीशीज इसमें फ़ायदा उठाते हैं। इसकी एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है, दोनों स्पीशीज, एक होता है इसमें फंजाई वाला पार्ट, एक होता है अल्जे वाला पार्ट, तो दोनों मिलके लाइकन बनाते हैं। तो इनको दोनों का ही इसमें फ़ायदा है, इसलिए इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ का फ़ायदा है। कमेंसलिज्म ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा लेता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है लेकिन उसको नुकसान नहीं करता। या तो दोनों का फ़ायदा होगा, देखो या दोनों है, ये मैंने इंसान बना दिया लेकिन यह कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का नुकसान, दोनों का अगर फ़ायदा है तो म्यूचुअलिज्म, अगर एक का फ़ायदा है दूसरे का नुकसान नहीं है तो कमेंसलिज्म। लेकिन अगर एक स्पीशीज़ को बहुत खतरनाक नुकसान हो रहा है और दूसरा फ़ायदा ले रहा है, उसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो ये जो टिक्स एंड लाइसेस वगैरह होता है ना, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट की, क्योंकि ये खून चूसते हैं उन दूसरे अपने होस्ट का, जिस जानवर के ऊपर रहते हैं ना ये, उसको होस्ट बोलते हैं, उस बेचारे का खून चूस लेते हैं। ऐसा रिलीजन प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स की डाइट या उसकी जो फूड होती है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो हुई कम्युनिटीज़ में आपस में रिलेशंस की बात। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने साथ साथ अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी इकोसिस्टम की स्टडी है। जब हम बोलते हैं कि इकोलॉजी है वो स्टडी है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है, तो इकोसिस्टम में भी तो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखा जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स, है ना। तो इकोसिस्टम्स के देखो कंपोनेंट्स, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक में तो आ गई जी आपके वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, अल्टीट्यूड कह सकते हो, एयर है, बहुत चीज़ें हैं जो भी फिजिकल एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलती है। रॉक्स हैं, ओशंस होते हैं, ये सब चीज़ें एबायोटिक फैक्टर में है। इन्हीं की वजह से बायोटिक फैक्टर भी बनता है। तो बायोटिक फैक्टर में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स या तो प्रोड्यूसर होंगी जो फूड खुद प्रोड्यूस करेंगी, या कंज्यूमर होंगी जो दूसरों की बनी हुई फूड को खाएंगे, या डिकम्पोजर होंगे जो सड़ा गला हुआ जो मटेरियल होगा उसको और सड़ाएंगे, गलाएंगे और वापस से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि प्रोड्यूसर उसको यूज़ कर पाए, प्लांट्स फिर से उसको यूज़ कर पाएँ। तो प्रोड्यूसर में कौन आ गए फिर, प्लांट्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं,
ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता है, ये साइंस में आपने पढ़ा भी है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको। फिर कंज्यूमर 3 किस्म के होते हैं भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और किसी किसी फूड चेन में हमें क्वाटरनरी भी मिलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं इसे, हर एक इकोसिस्टम में नहीं होते। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली किसको खाते हैं, फीड ऑन प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर को ही खाते हैं। जैसे गाय हो गई, भेड़ बकरियां होती हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हर्बीवोर होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, जैसे हिरन वगैरह को खाते हैं कौन, आपके लायन हो गए, टाइगर, वोल्फ वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, तो फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं, टर्शरी कंज्यूमर क्या करते हैं, सेकेंडरी पे फीड करते हैं, इन पे फीड करते हैं, फीड ऑन सेकेंडरी पे। जैसे हाँक वगैरह होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इन सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाते हैं वो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। और जो इनको भी कोई अगर फीड, इनके ऊपर भी कोई फीड करे तो उसको क्वाटरनरी बोलेंगे। अच्छा जी, तो आपने देख लिया कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। अब इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब हो गया, इकोसिस्टम के पार्ट हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है। तो फूड चेन क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स एंड इवेंचुअली टू हायर लेवल्स ऑफ एनर्जी और टू डेट्रीवोर। डेट्रीवोर होते हैं वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डिकम्पोजर, है ना। तो फूड चेन देखो, यहाँ पे एग्जांपल आपने देख रही है, टिड्डी है, इसने खाया क्या, ग्रास, तो इसको फ्रॉग ने खा लिया, तो ग्रास ये प्रोड्यूसर था, फिर प्राइमरी कंज्यूमर बन गई टिड्डी, टिड्डी को खाया फ्रॉग ने, ये सेकेंडरी बन गया। फिर इसको खाया इस स्नेक ने, ये टर्शरी है, और इसको खा लिया इस हाँक ने, तो ये हो गया क्या आपका क्वाटरनरी। लेकिन जब ये मर गया तो इसको डिकम्पोज कर दिया, फंजाई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ने इसको खा लिया, डिकम्पोज कर दिया। तो जब ये सड़ गया, वापस से सॉइल में बराबर मिक्स हो गया, रिसाइकल हो गया, तो प्लांट्स वापस इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है फूड चेन का। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग किस्म का फूड चेन दिखेगा। जैसे पॉन्ड के अंदर आपको अलग दिखेगा, फिशेज होंगी, वहाँ पे फ्रॉग होंगे, छोटी छोटी फिशेज होंगी, फिर बड़ी फिशेज होंगी। फिर अगर रेगिस्तान में देखोगे तो डिफरेंट किस्म का आपको फूड चेन दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही दिखेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा आपको स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो फूड चेन और कुछ नहीं, एक फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो फूड चेन हो गया। अब देखते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स। फूड चेन और पायरामिड क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर की, स्पीशीज़ के, ऑर्गेनिजम्स के नंबर की, उनकी एनर्जी की हो सकती है, या उनके बायोमास की, कितना बायोमास उन्होंने प्रोड्यूस किया है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ग्रास होपर को खाया माइस ने, माइस को खाया कोबरा ने खाया, कोबरा को खाया ब्राउन स्नेक ईगल ने। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें, सबसे ज़्यादा होंगे ग्रास होपर, फिर होंगे माइस, फिर होंगे कोबरा, और फिर होंगे ये ईगल, है ना। इस तरह से होता है। मतलब जो जितना बड़ा प्रीडेटर है, जितनी अलग लेवल पे है ना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी। नंबर के हिसाब से अगर देखो तो पिरामिड इस तरह की आती है। तो एक बार आप पिरामिड को देख ही लो, फिर बताती हूँ। देखो ये नंबर के हिसाब से देखो तो प्रोड्यूसर देखो सबसे पहले ये बताए हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, और अगर किसी केस में क्वाटरनरी भी। फिर एनर्जी की पिरामिड देखो तो उसमें भी प्रोड्यूसर सबसे पहले आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी वही प्रोड्यूस करते हैं, फिर कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी।
अब ये जो है ना इस तरफ वाला, ये है पायरामिड ऑफ बायोमास, ये है पायरामिड ऑफ बायोमास। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताती हूँ। आई थिंक अब ये विजिबल है आपके लिए, देखो। तो पायरामिड ऑफ बायोमास है, तो ये भी जैसे ये बाकी है ना वैसे ये भी है। इसका भी ब्रॉड जो है बॉटम वही ब्रॉड है, बॉटम जिसका ब्रॉड होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन केस। ये बायोमास की ही पायरामिड है, लेकिन ये ओशन के अंदर है। तो टेरेशियल ज़मीन के अंदर नॉर्मल जैसे है सारी पिरामिड्स, वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास भी होगी टेरेशियल के लिए, लेकिन ओशन के लिए डिफरेंट हो जाएगा। ओशन में क्या होता है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो कम होते हैं। ओशन के अंदर देखो प्लांट्स कम है और जू प्लैंकटन ज़्यादा है, जू प्लैंकटन ज़्यादा है। जू प्लैंकटन होते हैं वो जो ओशन के अंदर जानवर रहते हैं ना, जानवर, जू मतलब जानवर, जानवर ज़्यादा है वहाँ पे और प्लांट्स कम हैं। तो इसलिए जो पिरामिड बनेगी ना बायोमास की, तो वो ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। फिर तो उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन पे ही करना है, लेकिन वो ज़्यादा हैं, जानवर इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये एक्सेप्शन केस है। अपसाइड डाउन आपको मिलेगी पिरामिड ओशन के केस में, बाकी सब में स्ट्रेट मतलब अपराइट ही मिलेगी, बाकी सब में ब्रॉड बेस मिलेगा, ओशन वाली का ब्रॉड बेस नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर फूड वेब की बात करते हैं। तो फूड वेब एक नेटवर्क होता है फूड चेन्स का, कि देखो जैसे ये रैट है ना, इसने खाया टमाटो को, तो टमाटो को खाया रेट को, इस रैट को खाया इस रेटल स्नेक ने, और इसको इस हाक ने खाया। तो इसको लेकर रेट को उल्लू ने भी खाया था ना, तो उल्लू को भी हाक ने खाया। तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग स्पीशीज आ रही है। जैसे सीधे सीधे फूड चेन में तो हम सीधे एक बनाते हैं ना, सीधा एक ही, कि ये एक प्लांट था, इसको खाया एक चूहे ने, चूहे को खाया स्नेक ने, और इस स्नेक को खा लिया हाक ने, ख़त्म हो गया है ना, वापस डिकम्पोज। लेकिन फूड वेब में कोई और स्पीशीज़ ने भी इसको खाया, इसने इसको अलग अलग किस्म के फूड चेन यहाँ पे इंटरकनेक्टेड आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इसको वेब बोलते हैं। मतलब बहुत सारे कनेक्टेड फूड चेन्स हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो आपको ना एक चीज़ देखनी है, एक होता है एनर्जी लॉ। एनर्जी लॉ क्या है, 10% एनर्जी लॉ क्या होता है, ये दिया किसने था, रेमंड ने दिया था ये। 10% लॉ ये है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, तो सिर्फ 10% एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इज पास्ड ऑन। उस ऑर्गेनिक मैटर में से सिर्फ 10% एनर्जी ही पास्ड ऑन होती है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो जो इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को खाया है ना, उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो जैसे आपने एक एप्पल खाया, तो आपको उस एप्पल में से जितनी एनर्जी उसमें थी उसमें से 10% मिलेगी। इस एनर्जी रूल का ये मतलब है कि एक स्पीशीज़ थी ना, जैसे ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर वाला, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ से यहाँ जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, जैसे ही इनको प्राइमरी वालों ने सेकेंड प्रोड्यूसर को खाया, जैसे ही है ना प्लांट्स को खाया, तो यहाँ से 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। अब इसके बाद जितनी गई है उसकी 10% इसको मिलेगी, इसके बाद जितनी उसकी 10% इसको मिलेगी। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ता है, जो टर्शरी और क्वाटरनरी, और इसीलिए इनका नंबर होता है कम, और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके ज़्यादा नंबर इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा नीड भी है और ज़्यादा नेचर में भी ज़्यादा अबंडेंस में है। ये देखो नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये बायोम क्या होता है। बायोम ये एक लार्ज बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, या कह सकते हो इकोसिस्टम ही है बहुत बड़ा। इन अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, कुछ अलग किस्म का क्लाइमेट होगा जिसमें वो रहेंगे कैसे, एडाप्टेशन के हिसाब से, एडाप्टेशन के बेस पे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं उस क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए, या उस रेंज ऑफ टेम्परेचर में एडजस्ट करने के लिए, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, है ना। तो वर्ड बायोम जो था वो सबसे पहले आया था, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स ने दिया था, ये सुजेस्ट किया था इन्होंने ये। अच्छा जी, तो बहुत किस्म के बायोम होते हैं, जैसे कि टेरेशियल बायोम्स होगा या फिर एक्वेटिक बायोम होगा। तो टेरेशियल बायोम में आपको तुंद्रा दिखेगा। तुंद्रा क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड आर्कटिक
आर्कटिक, फिर एक्वेटिक बायोम में आपको मैरीन बायोम मिलेगा, फ्रेश वाटर बायोम मिलेगा। तो ज़्यादा जो लाइफ है ना वो आपको एक्वेटिक में ही मिलेगी, क्योंकि जो 80 से लेके 85% तक जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, और जो फूड और प्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो भी वाटर में ही होता है। तो इसलिए और जो इकोसिस्टम होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स पे, मतलब एनर्जी लेवल्स पे, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू फूड वेब या फूड चेन्स। पर बायो में ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें भी, है ना, ज़रूरी नहीं है वो। ये कुछ खास इसके डिफरेंस थे। तो करूँ तो इकोसिस्टम की टाइप्स भी दो किस्म की होती हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल होता है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, और एक्वेटिक हो गया वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की आगे 4 टाइप्स आती हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तुंद्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, और फॉरेस्ट किस में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, नॉइज़ वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसमें ग्रासेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तुंद्रा कोल्ड आर्कटिक रीजन हो गया। डेजर्ट में आप देखोगे हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर देखने को मिलती है आपको। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मतलब बारिश ही नहीं होगी तो डेजर्ट इकोसिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बता तो दिया है यहाँ पे। तो एक्वेटिक में 2 टाइप के आ जाते हैं। एक्वेटिक में एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है और एक मैरीन वाटर इकोसिस्टम होता है। मैरीन वाटर इकोसिस्टम में तो ओशंस आ जाते हैं, सीज आ जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल्स, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में आते हैं। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।